वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का बीके सिंह इंग्लिश क्लासेस के आज के इस बेहतरीन इम्पोर्टेंट खूबसूरत ट्यूटोरियल में। जैसा आप पहले ही नोटिफिकेशन में पढ़ चुके थे कि संडे स्पेशल की क्लास 12th क्लास इंग्लिश के जितने भी पोएट्री के चैप्टर्स हैं सभी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे अपडेट की जाएगी। तो आज की ये क्लास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए ही डेडिकेट की जा रही है। वीडियो कंटेंट बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए मैंने इसे पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिवाइड कर दिया है। पार्ट 1 की लेक्चर्स आज आप देख लें और पार्ट 2 की लेक्चर्स आपको कल मिलेंगी, क्योंकि इससे वीडियो लेक्चर्स बहुत बड़ा हो जाता। तो आइए इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं, आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। जैसा कि पहला चैप्टर है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जिसे जॉन डॉन ने लिखा था। तो क्वेश्चंस बनता है इससे कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज रिटन बाय, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो को किसने लिखा है? आप सभी इसका आंसर जानते हैं, जॉन डॉन। इसके राइटर हैं जॉन डॉन। सेकंड क्वेश्चन है स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो इज अ पोयम, कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो किस तरह की कविता है? तो ये एक मेटाफिजिकल पोयम है, एक आध्यात्मिक कविता है। इसके 3 ऑप्शन हो सकते थे। पहला, ये एक मेटाफिजिकल पोयम है, दूसरा एक लव पोयम है और तीसरा एक लिरिक है। तीनों आंसर सही है इसके। लव पोयम, मेटाफिजिकल पोयम और लिरिक ऑप्शन में आ सकता है कोई एक, जिसका आंसर आपको देना होगा। हु इज कॉल्ड द पायोनियर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री? मेटाफिजिकल पोएट्री का पायोनियर, अगुआ किसे कहा जाता है? तो जॉन डॉन को कहा जाता है मेटाफिजिकल पोएट्री का पायोनियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोएट इन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज नॉट ... हिज बिलोव्ड, यानी जो कवि है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इस पोयम में, वो अपनी प्रेमिका से नहीं है। क्या नहीं है? तो जब आप इस पोयम को पढ़े थे तो आपने पढ़ा था कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर वियरनेस ऑफ दी, जिसका मतलब मैंने समझाया था आपको कि कवि ये कहना चाहता है कि मैं इसलिए नहीं जा रहा हूं कि मैं तुमसे उब चुका हूं। तब कभी अपनी प्रेमिका से उबा हुआ नहीं है। इज नॉट टायर्ड ऑफ हिज बिलोव्ड। द पोएट जॉन डॉन इज बेटर देन, कवि इस कविता में अपने आप को किससे बेहतर समझाता है? तो अपनी प्रेमिका को, अपनी पत्नी को संबोधित करते हुए ये कहता है कि कल रात सूरज भी तो चला गया था, फिर भी आज सुबह वो आ गया, जबकि सूरज के पास ना समझ है ना वापस लौटने की कोई इच्छा है, फिर भी वो लौट के चला आया। मैं भी जा रहा हूं और डेफिनेटली मैं भी लौट के चला आऊंगा, क्योंकि मेरे पास तो समझ है, मेरे पास लौट कर आने की इच्छा भी है। मैं चाहूं तो आधे रास्ते से भी लौट के आ सकता हूं, लेकिन सूरज चाहे तो आधे रास्ते से लौट के नहीं आ सकता। तो इस पोयम में कवि जॉन डॉन अपने आप को सूरज से बेहतर समझाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज अ मेटाफिजिकल पोएट, कौन से कवि का वर्णन एक मेटाफिजिकल पोएट के रूप में हुआ है? तो जॉन डॉन का वर्णन एक मेटाफिजिकल पोएट के रूप में हुआ है। अगला क्वेश्चन, जॉन डॉन इज गोइंग टू लिविंग हिज वाइफ बिहाइंड, जॉन डॉन अपनी पत्नी को छोड़कर कहां जा रहे थे? तो वो जर्मनी की यात्रा पे जा रहे थे। उनकी एक कॉन्टिनेंटल ट्रिप थी
जिस पे वो जा रहे थे। तो इसका आंसर हो जाएगा जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु वांट्स टू ग्लैडली एक्सेप्ट डेथ, कौन मृत्यु को हंसते हंसते खुशी पूर्वक स्वीकार करना चाहता है? तो जॉन डॉन। इस पोयम में एक जगह उसने कहा था कि मरना तो सबको है, एक ना एक दिन मैं भी मर जाऊंगा, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि जब मेरी मृत्यु आए तो मैं उसे खुशी से स्वीकार करूं, भयभीत होकर के नहीं। तो जॉन डॉन वांट्स टू ग्लैडली एक्सेप्ट द डेथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जॉन डॉन हैड सीन द सन सेटिंग डैश डैश नाइट। आप जब सेकेंड स्टेंजा पढ़ेंगे इस पोयम का, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का, तो उसमें कवि लिखता है यस्टर नाइट द सन वेंट हेंस, कल रात सूरज इधर से चला गया था। यानी जॉन डॉन ने देखा था सूरज को डूबते हुए कल की रात्रि को, यस्टर नाइट को। अगला क्वेश्चन, जॉन डॉन फील्स दैट अ इज वेरी होपलेस। जॉन डॉन को ऐसा लगता है कि कौन सी ऐसी चीज है जो बहुत होपलेस है? तो इसका आंसर है मैन। जॉन डॉन को लगता है कि इंसान बहुत होपलेस और हेल्पलेस हो चुका है, क्योंकि वो चाह कर भी बीते हुए समय को वापस बुला नहीं सकता है। जो समय बीत चुका है उसे वापस नहीं बुला सकता है। तो काफी आशाहीन है इंसान। अगला क्वेश्चन कि जॉन डॉन थिंक्स दैट डॉट डॉट इज सर्टेन। जॉन डॉन को ऐसा लगता है कि कौन सी चीज निश्चित है जो हो के रहेगी। तो मृत्यु सब जानते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा सच, डेथ। जॉन डॉन को लगता है कि मृत्यु निश्चित है, जन्म है तो मृत्यु है। जॉन डॉन वांट्स टू गो अवे बिकॉज ही इज नॉट टायर्ड ऑफ हिज वाइफ। जॉन डॉन जाना चाहते हैं, लेकिन इसलिए नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि वो अपनी पत्नी से उब चुके हैं, बल्कि इसलिए जाना चाहते हैं क्योंकि वो दुनिया को और समझना चाहते हैं, अपने अनुभव को और बढ़ाना चाहते हैं। अगला क्वेश्चन, डॉन इज वेल नोन फॉर हिज। हर कवि किसी ना किसी चीज के लिए फेमस होता है। जॉन डॉन किस चीज के लिए फेमस थे? तो जॉन डॉन फेमस थे सॉन्ग्स एंड सोनेट्स के लिए, सैटायर्स के लिए, सरमोन्स के लिए, यानी इनमें सभी के लिए फेमस थे, वो सब कुछ लिखते थे। अगला, इन द पोयम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, DYE वर्ड स्टैंड्स फॉर। ये जो पोयम था स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, इसके पहले स्टेंजा में कवि ने DYE शब्द का इस्तेमाल किया था, जिसका क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब होता है टू डाई, यानी मरना। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो हैज बीन एड्रेस टू। ये जो पोयम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, किसे कहा गया है? इसमें किसे संबोधित किया गया है? तो इस कविता में जॉन डॉन ने अपनी पत्नी को संबोधित किया है, डॉन्स वाइफ। अगला क्वेश्चन, द ओकेजन ऑफ द पोयम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज डॉन्स। आखिर किस अवसर पर स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इस कविता को कवि ने अपनी पत्नी को बोला था? वो अवसर क्या था? तो वो अवसर था, वो मौका था जब कवि जा रहा था कॉन्टिनेंटल ट्रिप पर और उसकी पत्नी नहीं चाहती थी कि वो जाए, वो डर रही थी कि उसे यात्रा में कुछ हो ना जाए। तो उसे समझाते हुए, उसे दिलासा दिलाते हुए कवि ये कविता उसके सामने रखता है। जॉन डॉन वॉज बॉर्न इन। जॉन डॉन का जन्म कब हुआ था? तो मैं आपको बताऊं, जॉन डॉन का जन्म 1572 में हुआ था, 1572 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है,
स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज अ, ये स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो क्या है? तो मैंने आपको पहले ही बताया कि ये या तो ये एक मेटाफिजिकल पोयम है, या फिर ये एक लव पोयम है, या फिर ये एक लिरिक है। तो इसमें इन चारों ऑप्शन में लिरिक का ऑप्शन दिया हुआ है, जो कि सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, दे हु कीप वन अनदर अलाइव कैन नेवर। लास्ट में कवि ने कहा था कि वे लोग जो एक दूसरे को अपने अंदर जिंदा रखते हैं वो कभी भी अलग नहीं होते, वो कभी भी मरते नहीं हैं, मरने के बाद भी जिंदा रहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा डाई। ए मैन कैन डू एनीथिंग इफ ही समवन, कह रहे कि एक इंसान कुछ भी कर सकता है अगर वो किसी से करे। इस चूंकि ये लव पोयम है, कवि ने लिखा हुआ लव पोयम, तो इसका आंसर होगा कि अ मैन कैन डू एनीथिंग इफ यू लव समथिंग। एक इंसान कुछ भी कर सकता है अगर वो प्रेम करता हो। क्वेश्चन है कि डॉन प्रेजेंट हिमसेल्फ इन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इन। जॉन डॉन ने अपने आप को स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट कविता में किस तरह से प्रस्तुत किया है? तो लिखा हुआ है स्पष्ट कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, और ग्रामर में आप सब कोई पढ़े होंगे कि आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट होता है। इसका आंसर होगा फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर। डॉन वॉज ब्रीफली सेंट टू प्रिजन फॉर हिज पैट्रन्स नीड्स। जॉन डॉन को थोड़े से समय के लिए जेल भी भेजा गया था। भेजने का कारण था कि उनके जो पैटर्न्स थे, उनके जो आश्रयदाता थे, जिन्होंने इन्हें रहने के लिए घर दिया था, उन्हीं की भतीजी से इन्होंने शादी कर ली थी, जिसके लिए उन्हें जेल जाना पड़ा था। तो इसका आंसर होगा कि डॉन वाज ब्रीफली सेंट टू प्रिजन फॉर सीक्रेटली मैरिंग विथ हिज पैट्रन्स नीस। चुपके चुपके इन्होंने शादी कर ली थी, जिसके लिए इन्हें जेल जाना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉन डॉन वाज बॉर्न इन। जॉन डॉन का जन्म कहां हुआ था? तो जॉन डॉन का जन्म इंग्लैंड में हुआ था, उस समय जब इंग्लैंड का माहौल एंटी कैथोलिक था, और ये एक कैथोलिक थे, जिसके लिए इन्हें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बिना किसी डिग्री के निकाल दिया गया था, क्योंकि इनकी जाति कैथोलिक थी और इंग्लैंड के लोग उस समय कैथोलिक धर्म का विरोध कर रहे थे। अगला, जॉन डॉन वाज फोर्स्ड टू लीव ... विदाउट अ डिग्री बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन। वही जो मैं आपको बता रहा था कि केवल अपने धर्म के चलते जॉन डॉन ने कौन सी यूनिवर्सिटी बिना किसी डिग्री के छोड़ दी थी? तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, वियरनेस मीन्स। वियरनेस का क्या मतलब होता है? तो वियरनेस का मतलब होता है टायर्डनेस, थकान। ये 25 क्वेश्चन थे स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो चैप्टर से। अब आगे के 25 क्वेश्चन होंगे सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के। तो आइए हम उससे भी शुरू करते हैं। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज रिटन बाई। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ किसने लिखा है? तो इसे लिखा है वाल्ट विटमैन ने। अगला क्वेश्चन, ... हिमसेल्फ इज द स्पीकर इन द पोयम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ पोयम का स्पीकर कौन है? कौन इसे नैरेट कर रहा है, कौन इसे बोल रहा है? तो स्वयं वाल्ट विटमैन ही यहां स्पीकर है। वाल्ट विटमैन इज ... ईयर्स ओल्ड। वाल्ट विटमैन कितने उम्र के हैं इस कविता में के अनुसार? तो इस पोयम में एक जगह लिखा हुआ था आई एम 37 ईयर्स ओल्ड। 37 का आंसर सही होगा, करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, द पोएट ऑफ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ
डॉट 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 फॉर हिमसेल्फ। इस कविता का जो लेखक है वो अपने लिए क्या करता है? तो वो अपने लिए गाना गाता है, सिंग्स फॉर हिमसेल्फ। इसमें है कि डॉट डॉट इज इनवाइटेबल। कौन सी चीज जो अनिवार्य है, जो 100% सच है? तो डेथ इज इनवाइटेबल, एक ना एक दिन आना ही है, मृत्यु। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइम्स द वर्ड यू हैज बीन यूज्ड इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इस पोयम में यू शब्द का प्रयोग कितनी बार किया गया है? तो ये आपके लिए होमवर्क है। आप इस पोयम को देखिएगा और ढूंढिएगा कितनी बार यू शब्द का इस्तेमाल किया गया है और उसे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिएगा मुझे। डेफिनेटली जितने लोग इसे पढ़ रहे हैं वो इसका आंसर मुझे जरूर भेजेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाल्ट विटमैन वॉज। वाल्ट विटमैन कैसे पोएट थे? तो चूंकि वाल्ट विटमैन का जन्म अमेरिका में हुआ था इसलिए ये एक अमेरिकन पोएट थे और इन्होंने अपनी पहचान पीपल्स पोएट के रूप में बनाई है। तो पीपल्स पोएट का ऑप्शन दिया गया रहता तो सही होता। वाल्ट विटमैन वॉज बॉर्न इन। वाल्ट विटमैन का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 1819 में। वाल्ट विटमैन वॉज डेड इन। वाल्ट विटमैन की मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी 1892 ईस्वी में, 1892 में। अगला क्वेश्चन है कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ क्या है? लिरिक है, एपिक है, सोनेट है, क्या है? तो दरअसल ये एक लिरिक है। सोनेट होता तो ये बहुत बड़ा होता, 14 लाइनों का ही मात्र होता। अगला क्वेश्चन, द ओपनिंग सेक्शन ऑफ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज इंटाइटल्ड हैज। ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का जो पोयम है किस शब्द से शुरू होता है? तो आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे लिखा हुआ है आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। तो ओपनिंग सेक्शन है आई सेलिब्रेट माई सेल्फ। अकॉर्डिंग टू सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ द स्पीकर इज अ ग्रेट लवर ऑफ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ पोयम पढ़ने के बाद आपको क्या लगता है कि जो कवि है वाल्ट विटमैन वो कैसा आदमी है? तो वो प्रकृति का बहुत बड़ा प्रेमी है, ग्रेट लवर ऑफ नेचर। होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ, अ लाइन फ्रॉम। ये होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ लाइन किस पोयम से लिया गया है? तो ये लाइन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ की लाइन है। द वर्ड स्कूल स्टैंड फॉर। स्कूल शब्द का प्रयोग इसमें किस लिए हुआ है? इस पोयम में स्कूल शब्द का अर्थ है सिस्टम ऑफ थॉट, विचारधारा, सोचने का तरीका। What is the theme of the chapter Song of Myself? Song of Myself इस चैप्टर को लिखने के पीछे क्या कारण था, क्या थीम है इस पोयम का? तो इसका थीम है एंजॉय, आनंदित रहना। What has forms the speaker's blood? लेखक का खून किन सब चीजों से मिलके बना है? जब इस पोयम को आप पढ़ेंगे तो उसमें एक जगह कवि ने कहा है कि माई टंग एवरी एटम ऑफ माई ब्लड फॉर्म्ड हियर फ्रॉम दिस सोयल दिस एयर। तो कवि का खून उसी मिट्टी से, उसी अमेरिकन हवा से, उसी जगह से बना है, यानी ऑल ऑफ देम का आंसर सही है। Among which of the following profession Walt Whitman was not associated? नीचे कुछ प्रोफेशन, कुछ पेशा का नाम दिया गया है और हमें यह बताना है कि कौन सा काम वाल्ट विटमैन नहीं करते थे।
तो जब आप उनकी जीवनी पढ़ेंगे अपनी इस किताब में तो आपको पता चलेगा कि अपने 12वें जन्मदिन से पहले उन्होंने काम किया था कारपेंटर के रूप में, फिर उन्होंने काम किया एक एडिटर के रूप में। पोएट तो वो थे ही, लेकिन डॉक्टर नहीं थे। हालांकि एक बार जब अमेरिका में सिविल वार हो रहा था, गृह युद्ध हो रहा था, तो उस दौरान उन्होंने वॉलंटियर नर्स का काम किया था। जो घायल लोग थे उनका फ्री में उपचार किया था, लेकिन डॉक्टर नहीं थे वो। अगला क्वेश्चन, इन विच ईयर्स द फर्स्ट एडिशन ऑफ लीव्स ऑफ ग्रास पब्लिश्ड। लीव्स ऑफ ग्रास, जिसके लिए वाल्ट विटमैन सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुए, उसका प्रकाशन किस साल हुआ? तो उसका प्रकाशन हुआ 1855 में, पहला प्रकाशन। और तब इसमें मात्र 12 पोयम्स थे। लेकिन जब इसका आखिरी प्रकाशन हुआ उस समय लिव्स ऑफ ग्रास के 400 पोयम थे उस किताब में। ड्यूरिंग द सिविल वार वाल्ट विटमैन ऑल्सो वर्कड एज अ। सिविल वार के दौरान वाल्ट विटमैन ने किस तरह का काम किया? तो वॉलंटियर का काम किया इन्होंने। द पोएट बिलीव्ड इन गुड और बैड। कवि विश्वास करता है अच्छा में भी और बुरा में भी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्क ऑफ वाल्ट विटमैन। नीचे कुछ किताबों का नाम दिया गया है और हमें यह बताना है कि कौन सी किताब वाल्ट विटमैन ने लिखी है। तो जब आप पढ़ेंगे अपनी इस बुक में तो 2 किताबों का जिक्र किया गया है, एक लिव्स ऑफ ग्रास और एक ड्रम टैप्स। तो लिव्स ऑफ ग्रास ए ऑप्शन और ड्रम टैप्स सी ऑप्शन। ए एंड सी बोथ का आंसर सही होगा। वाल्ट विटमैन कॉल्ड अ। वाल्ट विटमैन कहे जाते हैं पीपल्स पोएट, लोगों के कवि। इन हाउ मेनी सेक्शंस द कंप्लीट पोएम ऑफ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ बीन डिवाइडेड। देखिए हमें जो पोएम मिला था पढ़ने के लिए सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ये पूरी पोएम नहीं है, इसके 51 सेक्शन और हैं, 51 सेक्शन अभी और हैं। केवल एक सेक्शन मिला था पढ़ने के लिए हमें। इस पूरे पोएम को 52 सेक्शन में बांट दिया गया है। लिव्स ऑफ ग्रास हैज बीन रिटन बाय। लिव्स ऑफ ग्रास को किसने लिखा है? तो बहुत बात हुई इसके बारे में, इसे तो वाल्ट विटमैन ने लिखा है। ड्रम टैप्स किसने लिखा है? इसे भी वाल्ट विटमैन अंकल ने ही लिखा है। तो ये 25 क्वेश्चन थे सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ चैप्टर से। अब हम 25 क्वेश्चन देखेंगे नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट चैप्टर से, जो कि आपके एग्जाम का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। पहला क्वेश्चन है इसका कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इज रिटन बाय। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट किसने लिखा है? तो इसे W.H. ऑडेन ने लिखा है। अगला क्वेश्चन, द प्रैम्स आर, जो 4 पहिए की गाड़ी का जिक्र किया गया है, वो क्या कर रहे हैं? तो प्रैम्स आर रोलिंग, 4 पहिए की गाड़ी लुढ़कती जा रही है, चलती जा रही है। ह्यूमन लाइफ इज नो बेटर देन। इंसान का जीवन किसी यात्रा से बढ़कर नहीं है। इंसान का जीवन एक यात्रा ही है, जिंदगी एक सफर है सुहाना। अगला क्वेश्चन, द ट्रैवलर्स आर वी ह्यूमन बीइंग मूविंग टुवर्ड्स डेथ। और इस सफर में जो यात्री हैं, जो ट्रैवलर्स हैं, वो हम मानव प्राणी हैं जो अपने मंजिल की ओर, अपने मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं। द फॉलिंग ऑफ डैश डैश रेफर टू द स्पीडी अराइवल ऑफ डेथ। क्या चीज गिर रही है? तो चैप्टर का ही नाम है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। द फॉलिंग ऑफ लीव्स, पत्तों का गिरना, ये संकेत देता है कि इंसान की मृत्यु बहुत तेजी से आ रही है।
द डैश डैश हैज बिकम डम टू सी द लीफलेस ट्रीज। पत्तियों से रहित पेड़ को देखकर कौन सी पक्षी बिल्कुल चुप हो चुकी है? तो इस पोयम में चर्चा किया गया है नाइटिंगेल का। इस लीफलेस ट्री को देखकर, प्रेम से रहित दुनिया को देखकर नाइटिंगेल चुप हो गई है। डैश डैश वाटरफॉल कुड ब्लेज द ट्रैवलर्स पासिंग थ्रू दैट वे। किस तरह के वाटरफॉल की चर्चा हुई है? इस पोयम को जब आप पढ़ेंगे तो सबसे लास्ट वाले स्टेंजा के 3rd नंबर लाइन में आपको मिलेगा, वोज वाइट वाटरफॉल कुड ब्लेस ट्रैवलर्स इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस। वो वाटरफॉल कैसा होगा, वो झरना कैसा होगा? तो वो वाइट होगा। ट्रीज सेट देयर लिप्स इन। पत्ते पेड़ से कब गिर जाते हैं? तो ऑटम का सीजन आता है, पतझड़ का मौसम आता है जिसमें पत्ते गिर जाते हैं। अगला, पर्सन्स आर द ट्रैवलर्स। किस तरह के लोग यात्री हैं? यंग पर्सन्स, जिनकी यात्रा बिल्कुल अभी बीच धार में है। W.H. ऑडेन किस तरह के पोएट हैं? मॉडर्न पोएट हैं, क्लासिकल पोएट हैं, मेटाफिजिकल पोएट हैं, या नॉन ऑफ दिस हैं? तो ये एक मॉडर्न पोएट है। W.H. ऑडेन दरअसल पोएट भी थे, वर्स ड्रामाटिस्ट भी थे, अच्छे खासे क्रिटिक भी थे, यानी ऑल ऑफ दिस सब थे। W.H. ऑडेन ओन पुलिट्जर प्राइज इन। W.H. ऑडेन को पुलिट्जर प्राइज सम्मान कब मिला? यह सम्मान उन्हें मिला था 1948 ईस्वी में। द ओरेटर्स बुक का नाम है जिसे W.H. ऑडेन ने लिखा था। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट किस तरह का पोयम है? तो यह एक आशावादी सह निराशावादी कविता है और पेस्टिमिस्टिक कम ऑप्टिमिस्टिक पोयम है। हु आर विस्पेरिंग नेवर। इस पोयम में विस्पेरिंग नेवर की बात की गई है। तो ये विस्पेरिंग नेवर किसे कहा जाता है? मैसेंजर ऑफ डेथ, जो यमदूत होते हैं उन्हें कहा जाता है। इन सेकेंड लाइन ऑफ द पोयम, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, नर्स स्टैंड फॉर। सेकेंड लाइन में चर्चा की गई है नर्स वर्ड की। ये नर्स शब्द किसके लिए है? तो दरअसल नर्स एक फूल का नाम है जो बड़े पेड़ों के नीचे जड़ों के पास खिलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा अ प्लांट। फॉर ऑडेन, ऑडेन के लिए कविता क्या थी? ऑडेन कविता को एक सीरियस गेम मानते थे। फॉर ऑडेन पोएट्री वॉज अ सीरियस गेम। अगला क्वेश्चन, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इज अ। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट क्या है? लिरिक है, सोनेट है, ओड है या बल्लाड है? तो यह भी एक लिरिक है। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इनैक्ट्स द फ्रस्ट्रेशन इनहेरेंट इन ह्यूमन लाइफ। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इनैक्ट करता है, दर्शाता है, दिखाता है जो फ्रस्ट्रेशन है ह्यूमन लाइफ में, जो पीड़ा है, जो दुख है, जो कठिनाइयां हैं, उन चीजों को दर्शाता है, इनैक्ट्स करता है। द मैसेंजर ऑफ डेथ आर ए विस्पेरिंग नेबर। ये जो मैसेंजर ऑफ डेथ हैं उन्हीं को विस्पेरिंग नेबर कहा जाता है, मौत के यमदूत। विस्पेरिंग नेबर्स लेफ्ट एंड राइट, इस लाइन को कहां से लिया गया है? किस कविता की लाइन है ये? तो ये लाइन है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट चैप्टर की।
हु डिस्टर्ब्स द रियल डिलाइट ऑफ पर्सन, किसी इंसान की सच्ची खुशी को कौन डिस्टर्ब करता है? तो इसी पोयम में है विस्पेरिंग नेवर, लेफ्ट एंड राइट, प्लक अस फ्रॉम द रियल डिलाइट। यानी जो विस्पेरिंग नेबर्स हैं, जो यमदूत हैं मौत के, वो हमें हमारी खुशियों से अलग कर देते हैं। अगला क्वेश्चन, हु विल नॉट कम फॉर हेल्प, इंसानों की सहायता करने के लिए अब कौन नहीं आएगा? तो कोई भी एंजल नहीं आएगा। अक्सर हमारे यहाँ होता है कि जब जब धरती पर दुख पीड़ाएं पाप बढ़ा है, ईश्वर ने अवतार लिया है, लोगों की रक्षा की है, पर इस पोयम में कवि ये कहता है कि अब तो कोई एंजल भी, भगवान का कोई फरिश्ता भी हमें बचाने के लिए नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन, फॉर विच क्रिएशन वॉज W.H. Auden अवार्डेड पुलिट्जर प्राइज? आखिर वो किताब का क्या नाम था जिस किताब के लिए W.H. Auden को पुलिट्जर प्राइज सम्मान दिया गया? दरअसल उस किताब का नाम था द एज ऑफ एंजाइटी, और उसी बुक से ये पोयम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट ली गई है। अगला क्वेश्चन, वोज वर्क आर डिवाइडेड इनटू 2 फेजेस, किसके कार्यों को 2 फेजेस में बांट दिया गया है? तो आपको जानना चाहिए कि W.H. Auden का जन्म 1907 ईस्वी में इंग्लैंड में हुआ था, लेकिन 1939 के आसपास उन्होंने पूरी तरह से इंग्लैंड को छोड़ दिया और फाइनली वो अमेरिका में जाके शिफ्ट हो गए, जिसकी वजह से उनके कार्यों को 2 भागों में बांट दिया गया। 1939 के पहले उन्होंने जो कुछ भी लिखा उसे रखा जाता है ब्रिटिश फेस में, और 1939 के बाद उन्होंने जो कुछ भी लिखा उसे रखा जाता है अमेरिकन फेस में। और ये जो बुक का नाम अभी आप पढ़े हैं, द एज ऑफ एंजाइटी, जिसके लिए उन्हें पुलिट्जर प्राइज देकर अमेरिका की सरकार ने सम्मानित किया था, ये अमेरिकन फेस की बुक है, द एज ऑफ एंजाइटी। तो ये 25 क्वेश्चन थे नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट चैप्टर से, और मैं आपको पूरा विश्वास के साथ ये कह सकता हूं कि मार्केट में बिहार बोर्ड की अभी ऐसी कोई बुक नहीं आई है जिसमें इतने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हों जितना मैं आपको यहां बता रहा हूं। दैट्स वाई फोकस ऑन द चैप्टर्स। नेक्स्ट, चौथे चैप्टर का पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ओड टू ऑटम इज रिटन बाय, ओड टू ऑटम किसने लिखा है? तो क्वेश्चंस हैं वाल्ट व्हिटमैन, जॉन कीट्स, रपर्ट ब्रूक और जॉन डॉन। ओड टू ऑटम जॉन कीट्स का लिखा हुआ चैप्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कीट्स इज अ ... पोएट, कीट्स किस तरह के पोएट हैं? तो ये एक रोमांटिक पोएट माना जाता है इन्हें। जॉन कीट्स इज नोन एज द रोमांटिक पोएट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर के रोमांटिक पोएट के रूप में इन्हें जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑटम इज अ सीजन ऑफ मेलो फ्रूटफुलनेस, पतझड़ जो है वो पके हुए फलों का मौसम माना जाता है। आप जब इस पोयम को पढ़ेंगे ओड टू ऑटम को, तो आपको बहुत कंफ्यूजन भी होगा। कंफ्यूजन मीन्स कि इसमें यह कहेगा कि जब पतझड़ आता है, जब ऑटम आता है तो फल पक जाते हैं। तो चूंकि ये जो ऑटम की बात कर रहा है वो इंग्लैंड की बात कर रहा है, और इंग्लैंड का जो सरकमस्टेंस है, वहां का जो एटमॉस्फियर है, वो हमारे इंडिया के एटमॉस्फियर से काफी अलग है। तो हमारे यहां पतझड़ का मतलब हम कुछ और समझते हैं, और वहां जॉन कीट्स ने कुछ और समझा है, जो देखा है उसे लिखा है। तो फ्रूटफुलनेस।
डॉट डॉट वाज अ ग्रेट लवर ऑफ नेचर। प्रकृति का बहुत बड़ा प्रेमी कौन था? जॉन किट्स। ऑटम स्टार्ट्स विथ द डिपार्चर ऑफ समर सीजन। समर सीजन के खत्म होने के बाद। ओड इज एन ओड। ओड टू स्प्रिंग, ओड टू विंटर, ओड टू ऑटम या ओड टू समर। तो हमारे चैप्टर का ही नाम है ओड टू ऑटम। ओड टू ऑटम इज रिटन इन। ओड टू ऑटम को कब लिखा गया था? तो इसे जॉन किट्स ने सितंबर 1819 में लिख दिया था और इसका प्रकाशन अक्टूबर 1820 में हुआ था। इन ओड टू ऑटम किट्स डील्स विद डॉट डॉट इन डिटेल्स। ओड टू ऑटम में जॉन किट्स ने किसको बड़े डिटेल में वर्णन किया है? किसका वर्णन बहुत डिटेल में किया है? तो ऑटम सीजन का वर्णन बहुत डिटेल में हुआ है। उनका मानना है कि स्प्रिंग पर लाखों लोग हैं जो लिखने वाले हैं, ऑटम पर आज तक किसी का ध्यान नहीं गया, जबकि इसके भी अपनी एक महत्ता है, इसकी भी अपनी एक गुणवत्ता, एक इंपॉर्टेंस है। अगला क्वेश्चन, ओड टू ऑटम कंसिस्ट ऑफ। ओड टू ऑटम में कितने स्टेंजास हैं? तो ओड टू ऑटम में 3 स्टेंजास हैं, 3 स्टेंजास हैं और ईच स्टेंजा हैज 11 लाइन्स। सभी स्टेंजा में 11 पंक्तियां हैं। द थीम ऑफ ऑटम इज। ऑटम का थीम क्या है? ऑटम का थीम है फुलफिलमेंट या मैच्योरिटी। ईच स्टेंजा ऑफ ओड टू ऑटम कंसिस्ट। ओड टू ऑटम की हर एक स्टेंजा में कितनी लाइनें हैं? अभी मैंने बताया आपको 11 लाइन्स हैं। सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस हैज बीन रिटन बाय। सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस, ये लाइन किस पोयम की है? तो ये लाइन है ओड टू ऑटम की, जिसे लिखा है जॉन किट्स ने। एंड गैदरिंग स्वेलोज ट्वीटर इन स्काइज इज टेकन फ्रॉम। ये लाइन ओड टू ऑटम चैप्टर से ली गई है, जो आखिरी स्टेंजा में है। द क्लोज बॉजम फ्रेंड ऑफ ऑटम इज। ऑटम का जिगरी दोस्त कौन बताया गया है? तो पहले स्टेंजा के शुरू की लाइनों में लिखा गया है कि सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस, क्लोज बॉजम फ्रेंड ऑफ द मैच्योरिंग सन। यानी ऑटम का क्लोज बॉजम फ्रेंड बताया गया है सन को, सूरज को। द फ्रूट्स आर रिपेन इन। फल कब पक जाते हैं? तो इस पोयम के अनुसार ऑटम, ऑटम में। ओड टू ऑटम इज अ पोयम ऑफ। किस तरह की कविता है? किसकी कविता है ये? तो नेचर की कविता है, प्रकृति की कविता है। डॉट डॉट ट्विटर इन द स्काई। तो इसका आंसर हो जाएगा स्वेलोज ट्विटर इन द स्काई। जॉन किट्स वॉज बॉर्न इन। जॉन किट्स का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 1795 ईस्वी में। 1795 में इनका जन्म हुआ और 1821 में इनकी डेथ हो गई। किट्स वॉज डेड इन। किट्स की मृत्यु कब हुई? तो 1821 में इनकी मृत्यु हुई। वेयर वॉज जॉन किट्स बॉर्न। जॉन किट्स का जन्म कहां हुआ था? तो जॉन किट्स का जन्म हुआ था मॉर्गरेट, लंदन में। लंदन में एक जगह है मॉर्गरेट, जहां इनका जन्म हुआ। ऑटम इज कॉन्स्पायरिंग विद डॉट डॉट टू लोन एंड ब्लेस द वाइन। ऑटम जो है वो षड्यंत्र करता है। किसके साथ मिलके षड्यंत्र करता है? तो वो सूरज के साथ मिलके षड्यंत्र करता है
कि जितनी भी लताएं हैं उन्हें फलों से भर दी जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डज द वाइन रन? ये लताएं कहां फैली हुई हैं, कहां पसरी हुई हैं? तो ये फैली हुई हैं थैच के ऊपर, झोपड़ियों के ऊपर, छप्परों के ऊपर। Who thinks that warm days will never cease? कौन सोचता है, किसे लगता है कि ये गर्मी के दिन कभी खत्म ही नहीं होंगे? तो ऐसा मधुमक्खियां सोचती हैं, बीज सोचती हैं, क्योंकि उनकी छताएं पूरी तरह से शहद से भर चुकी हैं। ये 25 क्वेश्चंस आपके में हैं ओड टू ऑटम से, जिसका लास्ट क्वेश्चन है कि ओड टू ऑटम इज द ओड ऑफ जॉन कीट्स। ओड टू ऑटम जॉन कीट्स का कौन सा ओड है? तो जॉन कीट्स ने अपने जीवन में 6 ओड लिखे थे और ओड टू ऑटम इनका छठा और आखिरी ओड है। इसके बाद उन्होंने कोई दूसरी ओड नहीं लिखी। तो ये 25 क्वेश्चन ओड टू ऑटम चैप्टर से थे। अब आज के कंटेंट का लास्ट चैप्टर है एन एपिटाफ, जिसके 25 क्वेश्चन हम और पढ़ेंगे। तो 5 चैप्टर आज हम कंप्लीट करेंगे। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वापस से इस पूरे कंटेंट को एक बार और प्ले करके देख लें। कल फिर हम सेक्शन बी में 5 और चैप्टर को कंप्लीट करके पूरी पोएट्री सेक्शन कंप्लीट कर लेंगे। आइए तो 5 नंबर चैप्टर का पहला क्वेश्चन देखते हैं। एन एपिटाफ इज रिटन बाय। एन एपिटाफ को किसने लिखा है? तो इस चैप्टर को, एन एपिटाफ को लिखा है वाल्टर डे ला मेयर ने। इसका राइट आंसर होगा वाल्टर डे ला मेयर। सेकेंड क्वेश्चन है कि वाल्टर डे ला मेयर इज फेमस एज अ। वाल्टर डे ला मेयर प्रसिद्ध हैं किस रूप में? तो ये प्रसिद्ध हैं चिल्ड्रेंस पोएट के रूप में, बच्चों के कवि के रूप में। अगला क्वेश्चन, क्वीन एलिजाबेथ II ऑनर्ड वाल्टर डे ला मेयर विथ द ऑर्डर ऑफ मेरिट इन। जो क्वीन एलिजाबेथ थी महारानी, उन्होंने वाल्टर डे ला मेयर को ऑर्डर ऑफ मेरिट इस नाम का सम्मान दिया था उन्हें। कब? तो 1953 ईस्वी में, 1953 में। वाल्टर डे ला मेयर वॉज बोर्न इन। वाल्टर डे ला मेयर का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 1873 में और मृत्यु हो गई थी 1956 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, हाउएवर रेयर ब्यूटी, सुंदरता चाहे कितनी भी दुर्लभ क्यों न हो, रूल्स शासन करती है। क्रम्बल, वेनिसेज, एक्सप्रेसेस। तो इसका राइट आंसर होगा वेनिसेस। सुंदरता कितनी भी दुर्लभ क्यों ना हो, एक ना एक दिन खत्म हो जाती है, वेनिस हो जाती है। द पोएट एक्सप्रेसेस हिज सैड फीलिंग फॉर। कवि अपनी सैड फीलिंग किसके लिए व्यक्त करता है? तो एक लेडी के लिए व्यक्त करता है, वेस्टर्न कंट्री की। वाल्टर डे ला मेयर बिलोंग्स टू सेंचुरी। वाल्टर डे ला मेयर का संबंध किस शताब्दी से है? तो इनका संबंध 20वीं शताब्दी से है। द टोन ऑफ पोयम एन एपिटाफ इज। एन एपिटाफ पोयम का टोन कैसा है? तो इसका टोन रोमांटिक है। वाल्टर डे ला मेयर वॉज अ। वाल्टर डे ला मेयर थे, क्या थे? वो पोएट भी थे, नोवेलिस्ट भी थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे, यानी ऑल ऑफ दिस का ऑप्शन सही है। वाल्टर डे ला मेयर इज अ पोएट। वाल्टर डे ला मेयर किस तरह के कवि हैं? क्लासिकल पोएट हैं, मॉडर्न पोएट हैं, मेटाफिजिकल पोएट हैं, या ऑल ऑफ दिस हैं? तो वाल्टर डे ला मेयर दरअसल एक मॉडर्न पोएट है। द वर्ड क्रम्बल, क्रम्बल का क्या मतलब है?
एक जगह कवि ने इस कविता में इस वर्ड को यूज किया है। उसने कहा है कि एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री। तो यहां क्रम्बल का क्या मतलब है? यहां क्रम्बल का मतलब है मर जाना, डेथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एपिटाफ इज अ वर्ड रेफर्स टू इंस्क्रिप्शन ऑन अ टॉम्ब। दरअसल एपिटाफ कहते किसे हैं? एपिटाफ शब्द का अर्थ होता है किसी कब्र के ऊपर लिखा हुआ लेख। इंस्क्रिप्शन ऑन अ टॉम्ब। एन एपिटाफ डील्स विथ अ ब्यूटीफुल लेडी। एन एपिटाफ चैप्टर का संबंध एक खूबसूरत स्त्री से है। द लेडी मेंशन्ड इन द पोएम एन एपिटाफ बिलोंग्स टू। जिस लेडी की बात इस चैप्टर में की गई है वो कहां की रहने वाली थी? तो वेस्ट कंट्री की रहने वाली थी वो। द पोएट थिंक्स दैट ब्यूटी इज नॉट एवरलास्टिंग। कवि को लगता है कि जो सुंदरता है वो हमेशा टिकने वाली नहीं होती है, एक ना एक दिन खत्म हो जाती है। लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्ट सी वॉज is taken from। लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्ट सी वाज, इसे कहां से लिया गया है? तो इसे लिया गया है एन एपिटाफ चैप्टर से, जिसका वर्णन इन चारों में नहीं है। इसका मिसप्रिंटिंग हुई है, यहां आंसर कर लेंगे आप एन एपिटाफ। The poet feels that after his death nobody will remember her। कवि को इसी बात की दुख खाए जा रही है, इसी बात की चिंता है कि जब वो मर जाएगा तो उस स्त्री को कोई याद ही नहीं करेगा, क्योंकि उसने ऐसा कोई काम नहीं किया है कि जिसकी वजह से लोग उसे याद कर सकें। वाल्टर डेलामेयर वाज अवार्डेड। वाल्टर डेलामेयर को कौन सा अवार्ड मिला था? ऊपर आपने पढ़ा, ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड मिला था। और विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फेमस वर्क ऑफ वाल्टर डेलामेयर। नीचे 4 किताबों का नाम लिखा हुआ है, कौन सी किताब वाल्टर डेलामेयर ने लिखी? तो आंसर है पीकॉक पाई। ये वाल्टर डेलामेयर की लिखी हुई बुक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे सेक्शन ए के, जिसमें 5 चैप्टर से जितना ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन संभव हो सकता था मैंने कवर करने की कोशिश की। अब कल की क्लास में सेक्शन बी कर लेंगे हम, जिनसे हमारे सारे ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।